हेलो लर्नर्स, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ब्लैक हैट हैकर या कोई भी हैकर्स ग्रुप हमारे डिवाइस को बिना छुए, बिना किसी इंटरैक्शन के या बिना हमारे किसी गलती के इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी विदाउट इंटरैक्शन वो मेरे डिवाइस का कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं, मेरे कॉल्स सुन सकते हैं, मेरे मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनफैक्ट मेरी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आज के टाइम पे पॉसिबल है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा टेलीफोन वर्ल्ड की हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि टेलीफोन्स जो है वो स्टार्ट कब से हुए, कैसे उनका अपडेट आता गया और उन अपडेट्स में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ मिली, क्या क्या अटैक्स करे गए, जिसकी वजह से आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा खासा एंड्रॉयड या मोबाइल डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब ये पूरा जो टेली कम्युनिकेशन का और टेलीफोन्स का हिस्ट्री रहा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है ताकि हम जान सकें कि क्या आज भी ये पॉसिबल है या नहीं। और इसी में आप लोगों का फेवरेट टॉपिक SS7 भी कवर होने वाला है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो AI की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट प्रैक्टिकली सिखाता है ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पर शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। हमारे इस टेलीफोन वर्ल्ड की जो स्टार्टिंग हुई 1876 अलेक्जेंडर ग्राम बेल्स टेलीफोन से। सो बेसिकली हमारे अलेक्जेंडर ग्राम बेल्स ने जो टेलीफोन क्रिएट करा, उसकी वजह से हमारे टेलीफोन वर्ल्ड की एक अलग ही स्टार्टिंग हुई। और इस स्टार्टिंग डेज में जैसे जैसे छोटे छोटे अपडेट्स आते गए, क्योंकि पहले जो कम्युनिकेशन था वो बहुत छोटे रेंज में हो रहा था, इसके कुछ अपडेट्स आए और जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसे टेलीफोन्स आ गए जिसमें हम केवल एक टेलीफोन को पिक करते। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लर्नर्स, किसी भी तरीके के कोई बटन्स, कोई भी तरीके का सेटअप नहीं था जहाँ पे आप नंबर्स बता सके कि आपको कॉल एग्जैक्टली करना किसे। तो होता क्या था, कैसे वर्क करता था, तो सर यहाँ पे आप अपने फ़ोन को पिक करते थे और जैसे आप अपने फ़ोन को पिक करते थे, एक बटन जो है वो पुश हो जाता था। उस बटन के पुश होने की वजह से आपके जो टेली कम्युनिकेशन सेंटर्स बना रखे हैं, उन टेली कम्युनिकेशन सेंटर्स पे एक लाइट ब्लिंक होती थी, यानी कोई किसी को कॉल करना चाह रहा है। अब वहाँ पे कंप्लीट मैनुअल टीम बैठाई जाती थी और ज़्यादातर इस मैनुअल टीम में वुमेन्स को बहुत ज़्यादा ऐड करा गया, यानी वुमेन्स को बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मिला था। काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे सारी की सारी वुमेन्स इसी काम में लगी हुई थी। हो ये रहा था लर्नर्स कि जैसे ही आप किसी को कॉल करने के लिए कॉल पिक करेंगे, वहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन सर्वर है, जो टेली कम्युनिकेशन सेंटर है, उनको वहाँ पे लाइट ब्लिंक हो जाएगी कि आप किसी से बात करना चाहते हैं। वो आपके फ़ोन को पिक करेंगे और पिक करने के बाद आपको कनेक्ट करेंगे जिससे भी आप बात करना चाहते हैं। कैसे, तो आप सर उनका नाम बताएंगे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। देन वो वहाँ पे टेलीफोन बुक में देखेंगे, यानी एड्रेस बुक में टेलीफोन्स की, वहाँ पे चेक करेंगे कि सर इस नाम से कोई है या नहीं। और जैसे ही उन्हें वो यूज़र मिलेगा, वो आपकी केबल उस यूज़र से मैन्युअली कनेक्ट करेंगे। और इस तरीके से एक बहुत बड़ी टीम वुमेन्स की वहाँ पे ऐड करी गई, बिकॉज धीरे धीरे ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस था ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया। थाउजेंड्स मिलियंस में कॉल्स जाना जो है स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए ये करा गया कि हमारे पास आ गए रोटरी डायल टेलीफोन्स 1930 में। अब ये जो रोटरी डायल टेलीफोन्स थे, इसमें हमें एक व्हील देखने को मिलता था जिसमें हम अपने नंबर पे क्लिक करके उसे ड्रैग करके बता सकते थे कि हमें एग्जैक्टली कॉल करना किसे है। इसी के कुछ टाइम बाद इसका एक और अपडेट आया, जिसमें जैसे हम यहाँ पे रोटरी डायल सिस्टम में व्हील्स को मूव करके बताते थे कि हमें किसे कॉल करना है, हमारे पास आ गए पुश बटन्स। हम डायरेक्टली बटन्स को पुश करके बता सकते थे कि हमें कॉल किसे करना है, किससे कम्युनिकेशन करना है। अब ये दोनों ही प्रोसेस में कुछ कमियां थी कि सर जब भी आप इंटरनेशनल कॉलिंग करना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित हुई और इस इंटरनेशनल कॉलिंग को आप परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तब वहाँ पे इन डिवाइसेस का एक हैक निकाला गया, एक ऐसा हैक जिसकी वजह से अब आप लोग इंटरनेशनल कनेक्शंस बना सकते थे, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर सकते थे और उसके लिए आप लोगों को इतना पे भी नहीं करना पड़ता।
ये कैसे वर्क कर रहा था? तो सर जो भी दो यूजर्स थे उनको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले उनके बीच में एक लाइन था जो कि वर्क करता था रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पे। ये कंप्लीटली रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पे ही वर्क कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने इस बटन वाले डायलर्स पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 एंड हैश देखने को मिलता है, ये जितने भी मेन एलिमेंट्स थे, जितने भी मेन चीजें जरूरत थी कॉल करने के लिए, उन सबको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। सो जब आप 1 प्रेस करते तो वो रोज और कॉलम्स के एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी को मैच करता, 2 प्रेस करते तो उनके कॉम्बिनेशन रोज में और कॉलम्स के एक सिग्नल को मैच करता, तो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती। और इसी वजह से जब भी हम नंबर टाइप करते थे तो हमें एक आवाज सुनने को मिलती थी। ये बेसिकली उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी थी और इसी फ्रीक्वेंसी के जरिए सर्वर्स को पता पड़ता था कि आप किससे बात करना चाह रहे हैं। अब यहाँ इसका हैक कैसे निकाला गया? मतलब अगर मैं किसी का नंबर डायल कर रहा हूँ, इंटरनेशनल नंबर डायल कर रहा हूँ, तो मेरा फोन सीधा कनेक्ट हो जाएगा उनसे। इस चीज से हम बच कैसे पाएंगे? यानी अगर सीधा इंटरनेशनल कॉल कनेक्ट हो रहा है तो उसके हिसाब से हमारे चार्जेस लगने चालू हो जाएंगे। तो इसका हैक ये निकाला गया लर्नर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हैक काफी इंटरेस्टिंग था। इस हैक में करा यह गया कि सबसे पहले एक लोकल किसी भी सर्विस को कॉल करा गया, है ना, टोल फ्री नंबर पे कॉल करा गया। अब मान लेते हैं कोई भी एक टोल फ्री नंबर है, 800 एक टोल फ्री नंबर है, जैसा हमारा 198 है, कुछ उसी तरीके से। तो जब इस टोल फ्री नंबर 800 पे कॉल करा गया और कॉल कनेक्ट हो गया, कॉल कनेक्ट होने के बाद क्योंकि ये कंप्लीट रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता था, तो एक ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी प्ले करा गया, यानी एक ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाली गई जिसका मतलब था कि हम कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यानी हमने अपने एंड पे ये बोला, ऑल्दो हमने कॉल डिस्कनेक्ट करा नहीं, लेकिन हमने एक ऐसा सिग्नल भेजा जिसका मतलब था कि हम कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जिस भी टोल फ्री नंबर से कनेक्ट हुए थे वो भी अपने एंड पे कॉल डिस्कनेक्ट का पैकेट भेज देंगे, यानी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब उनके एंड पे तो उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, पर अभी भी हमारी कॉलिंग चालू है। हमने कॉल डिस्कनेक्ट करा नहीं, हमने तो एक झूठा सिग्नल भेजा था, कोई एक ऐसा ऑडियो आप कह सकते हो, कोई एक ऐसा साउंड हमने वहां पे बजाया था, प्ले करा था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, हमने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करा, हमने उसके आगे वो नंबर्स डायल कर दिए जिन्हें हम बात करना चाहते थे। तो सर्वर को क्या लगेगा कि अभी भी हम लोकल वेंडर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने कॉल किसे करा था, हमने कॉल करा था एक टोल फ्री नंबर जो कि हमारी लोकल सर्विस में है, जिसमें हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते थे। और अब हम कोई भी इंटरनेशनल नंबर डायल करके उनसे कनेक्ट कर पाते, और इस हैक की वजह से ये एक बहुत बड़ा लूपहोल यहाँ पे दिख गया, जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल कॉल्स कर पाए। फिर नो डाउट इस बग को भी सिक्योर करना जरूरी था। तो यहाँ पे ही हुआ इसलिए क्योंकि एक ही लाइन बनाई गई थी आपके कम्युनिकेशंस करने के लिए और कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए। आप नंबर डायल कर रहे हैं वो भी एक ही लाइन से मैनेज हो रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं वो भी उसी लाइन से मैनेज हो रहा है। सब जगह रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, यानी बेसिकली आप जो बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज यूज ली जा रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अब दो लाइन्स बना दी गई, एक बना दी गई डेटा कंट्रोल लाइन, एक बना दी गई कम्युनिकेशन की लाइन। तो जब भी आप किसी से बात करना चाहते पहले डेटा कंट्रोल लाइन कनेक्शन बनाती और उसके बाद आप लोग कम्युनिकेशन वाली लाइन से बात कर पाते। तो देखा जाए तो अब दो कम्युनिकेशन वेव्स बना दिए बात करने के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस करा गया हमारे SS7 को, विच इज सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। अब ये जो हमारा SS7 है, इसमें क्या हुआ सर, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस के टावर्स जो हैं वो लगाए गए और ये SS7 आपको कम्युनिकेट करने देता किसी से भी विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस। सो ये हमें ऑन एयर कनेक्ट करने दे रहा है, किसी से भी बात करने दे रहा है। अब सर यहाँ पे हम जब भी किसी को कॉल लगाते, हमारा कॉल की रिक्वेस्ट जाती टेली सर्वर्स के टावर तक और वो हमें उस यूजर से कनेक्ट करता। तो अब ये जो SS7 है, इसके अंदर आने लगे मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज, जिसमें भी कमियां ढूंढी गई और जब इस पर टेस्टिंग करी गई तो यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही शानदार अटैक्स मिले। बिकॉज लर्नर स्टार्टिंग में जो यहाँ पे हमारे सर्वर्स थे जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे थे वो बहुत कम सर्वर्स थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इनका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया तो हर कोई अब इस टेलीकम्युनिकेशन टावर को लगा के अलग अलग लेवल्स के कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करने लग गया। हर एक सर्विस कम्युनिकेशन करने के लिए अपने अपने टावर सेटल करने लग गई। अब क्योंकि इस SS7 का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर कोई इसे यूज लेने लग गया, तो अब इसमें वल्नरेबिलिटीज होने के चांसेस बढ़ गए। क्योंकि सर यहाँ पे कई सारे ऐसे वेंडर्स आए जो कि फेक वेंडर्स थे, जो कि कमजोर वेंडर्स थे, जिन्हें हैक करके SS7 का एक्सेस लिया जा सकता था। क्योंकि सर अगर आपने SS7 का एक्सेस ले लिया तो आप नेटवर्किंग में जो भी बातचीत हो रही है उसे इंटरसेप्ट कर सकते हो, केवल कुछ यूनिक आईडीज के जरिए बता सकते हो कि आप किसे ट्रैक करना चाहते हो, उसके कॉल सुन सकते हो, उसके मैसेजेस अपने तक रीडायरेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको यूजर इंटरेक्शन चाहिए ही नहीं है, चाहिए तो बस इतना कि यूजर उस वक्त अपने डिवाइस को यूज ना ले रहा हो। और आई थिंक ये तो बहुत बार होता होगा, दिन में कितने टाइम तक हम अपने डिवाइस को यूज नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करा गया, SS7 का सबसे पहले हमें एक्सेस चाहिए था। अब SS7 का एक्सेस लेने के लिए आप लोग चाहो तो छोटे छोटे सर्वर्स जो SS7 की सर्विस होस्ट कर रहे थे उन्हें हैक कर सकते थे, या फिर आप लोग खुद से SS7 सर्विसेज परचेज कर सकते थे। SS7 जो है उसकी सर्विसेज दी भी जाती है, पेड सर्विसेज दी जाती है, आप उसे परचेज आज भी कर सकते हैं।
और इसकी मदद से आपका पहला स्टेप तो पूरा हुआ, जो कि था SS7 का एक्सेस लेना। अब बिकॉज हमें SS7 का एक्सेस मिल गया तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते थे, यानी हम अपने टारगेट को ढूंढ के उस पर अटैक कर सकते थे। उसके होने वाले सारे कम्युनिकेशंस, उनके बीच में होने वाली बातचीत, उसका कॉल जो उस तक आना चाहिए था वो अपने तरफ रिडायरेक्ट कर सकते थे, उसको पता भी नहीं पड़ता। उसके मैसेजेस, उसके ऑथेंटिकेशन, उसके OTPs जो उसके डिवाइस तक आने चाहिए थे वो हम तक आ जाते, उसको नहीं पता पड़ता। इनफैक्ट हम उसकी लोकेशन भी इसकी मदद से बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते, क्योंकि इससे पहले जो लोकेशन ट्रैक करने का तरीका था, जो आप कहते हैं IMEI के जरिए जो ट्रैकिंग होती थी, उसमें ये होता था बेसिकली कि एक यूजर जब किसी से कम्युनिकेट करता था तो 2 या 3 कम्युनिकेशन टावर्स के बीच में जब वो बातचीत कर रहा था तो उसकी एक रेंज बनती थी कि वो कितना जल्दी कनेक्ट कर पा रहा है, उसकी पिंग स्पीड क्या है ना, उसके बिहाफ पे वो किस सिग्नल की रेंज में आ रहा है, कितने सिग्नल्स की रेंज में आ रहा है। इससे उसकी लोकेशन काफ़ी हद तक एक्यूरेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट इसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उसकी रेंज में मल्टीपल टावर्स हैं, 2-3 टावर्स हैं, उनके बीच में जब वो बात करेगा तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज के जरिए बेसिक सी बात है कि अगर मैं किसी से भी बातचीत कर रहा हूँ तो मैं जब टेलीकम्युनिकेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ, रेडियो सिग्नल से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कितनी देर में कनेक्ट कर पा रहा हूँ और मेरी रेंज में कौन कौन से टावर्स हैं, इनको देखते हुए मेरी लोकेशन पता लगाई जा सकती थी। लेकिन SS7 ऐसे वर्क नहीं करता था। SS7 में अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर आप मूव भी कर रहे हैं, तो ये आप जिस जिस टावर की रेंज में जा रहे हैं उससे कनेक्ट करता जा रहा है और बताता जा रहा है कि आप अभी इस टावर की रेंज में हो, इस टावर की रेंज में हो। तो इस तरीके से आपको ट्रैक करना और आसान हो गया। लेकिन अब इन कमियों को सिक्योर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। तब हमारे जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के सर्वर्स हैं, टावर्स हैं, वहां पे फायरवॉल्स इंस्टॉल कर दिए गए। फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर कर दिया गया कि SSL की रिक्वेस्ट जब किसी भी बाहरी जगह से आती है, कोई भी मिलिशियस रिक्वेस्ट आपको लगे जो कि वहां अब तक नहीं आनी चाहिए, तो आप उसे ब्लॉक कर दो। तो यहाँ पे लोगों ने क्या करा सर, लोगों को क्योंकि पता था कि वो अलग अलग जगहों से SSL की रिक्वेस्ट भेज सकते थे, कई सारे सर्वर्स थे जो मेन SSL सर्विस को यूज ले रहे थे, तो वो वहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स के जरिए या सबसे पास जो टावर के सबसे पास SSL सर्वर है उसके जरिए बात करने की कोशिश करने लग गए। तो अगर सबसे पास वाले सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसे नॉर्मली डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो रिक्वेस्ट जेन्युइन लगेगी। नॉर्मली डिनाई करने का रीजन क्या है कि इतनी दूर से SSL की रिक्वेस्ट मेरे पास क्यों आ रही है। अगर आप किसी को ट्रैक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम इंडिया, राजस्थान, जोधपुर में बैठे हैं और हम UK में रखे हुए एक सिस्टम को टैप करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम SSL का यूज़ लेते और हम यहाँ से सीधा अगर वहाँ के सर्वर से कनेक्शन बनाते, वहाँ के SSL टावर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते कि भाई ये सिस्टम कहाँ है, इसकी लोकेशन बताओ, इसके बारे में कुछ डिटेल दो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फायरवॉल को साफ साफ दिखता है कि एक मिलिशियस रिक्वेस्ट है जो इतनी दूर से आ रही है। क्योंकि जब भी कोई यूज़र SSL से कनेक्ट करेगा तो उसके तो सबसे नियर बाय टावर से कनेक्ट करा जाएगा ना। तो हमने कहा यहाँ पे क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ SSL सर्वर्स का यूज़ लें, यानी UK में रखे हुए किसी सर्वर का यूज़ लें और उसके जरिए रिक्वेस्ट भेजें। जब हमने ऐसा करा तो उनको लगा कि हाँ ये तो हमारे रेंज का ही एक सर्वर से रिक्वेस्ट आई है, तो वो उसे अलाउ करेंगे। जब उन्हें अलाउ करा तो हम उसके जरिए उस लोकेशन को ढूंढ पाए, उस डिवाइस को हैक कर पाए, उस डिवाइस को टैप कर पाए। तो सिक्योरिटी लगी, उसका भी लूप होल मिल गया और इसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि आप SS7 की मदद से किसी भी डिवाइस को हैक कर सके, किसी भी डिवाइस को ट्रैक कर सके, उसके SMS जो है, मैसेजेस जो है वो अपने पास फॉरवर्ड कर सके बिना यूजर के इंटरेक्शन के। क्योंकि इस सर्विस का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस सर्विस में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था वो आप वायरशार्क जैसे टूल्स के जरिए इंटरसेप्ट करके देख सकते थे, उसमें से काम का डेटा निकाल सकते थे और SS7 की जो हैकिंग है वो परफॉर्म कर सकते थे। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को एक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारे डिवाइस, हमारे 2G फोन्स, 3G फोन्स जो है जिसमें SS7 वर्क कर रहा था अब तक, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो पाए। अब जैसे से हमारे पास 4G और 5G फोन्स आए तो वहाँ पे अब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऐड हो गई है और नो डाउट उसमें भी हमें कई सारी वल्नरेबिलिटीज धीरे धीरे देखने को मिलती रहेगी, बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर एक टेक्नोलॉजी जो आएगी उसमें कमियां जरूर होगी, उससे दिन ब दिन सुधारा जाएगा, उसके दिन ब दिन अपडेट्स, उनके दिन ब दिन पैचेज जो है वो रिलीज करे जाएंगे। आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।